नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। गए जमाने में हमने कथा कहानियों में सुना है चक्रवर्ती सम्राट होते थे, उनके घोड़े को अगर कोई रोक लेता था तो फिर युद्ध होता था और उसके बाद जिसकी भी जीत होती थी वहां से वो अपनी विजय यात्रा जारी रखता था। अब तो लोकतंत्र है तो जाहिर है कि चक्रवर्ती सम्राट नहीं होते, लेकिन जीतने का मिशन होता है चुनाव के जरिए। युद्ध नहीं होते, चुनाव होते हैं और इस चुनाव में चक्रवर्ती सम्राट की तरह लगातार प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत में जीत दर्ज करते हुए खासतौर पर हिंदी पट्टी में पहुंचे हैं। हर उस जगह पे पकड़ बनाई जहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत थी। लेकिन बिहार की कहानी कुछ अलग है। 2015 में अकेले दम बिहार जीतने की कोशिश 2014 में जीतने के बाद की गई और असफल भारतीय जनता पार्टी रही। 2015 में कैसे जीते नीतीश कुमार आरजेडी के साथ वो सब जानते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री फिर उतरे और इस बार उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में घोषणाएं की हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बिहार की चुनावी रण में आज से प्रधानमंत्री का पदार्पण हो चुका है और सुकेश, सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या वो चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे जो बिहार बार बार चुनौती के सामने उनके सामने रखता है। थोड़ा पहले जाइए, 2015 फिर से एक बार याद कीजिए। आपने उसकी चर्चा की, रिविजिट करिए उसको। 2015 पहुंचे थे प्रधानमंत्री, मुझे जगह अगर सही याद है तो वो आरा थी वो जगह जहां प्रधानमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में घोषणा की। घोषणा का अंदाज भी था 25,000 करोड़ दे दूं कि 30,000 करोड़ दे दूं, 40 दे दूं, 50 दे दूं, 60 दे दूं कि 70 दे दूं। जनता थी और जनता सर आंखों पे बिठाई थी प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो बिहार के लिए घोषणा कर रहे थे। प्रधानमंत्री को इसमें मास्टरी है। वो जब भाषण देते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, वो कनेक्ट करना जानते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि हमें सत्ता में लाओगे तो ये पैसा जो बिहार के लिए आया है आज तक इस्तेमाल ढंग से नहीं हुआ, हमारी सरकार करने वाली है, क्योंकि आने वाले तो हम हैं। उस समय सरकारी कार्यक्रम था, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन घोषित ही करने वाला था। ये उस वक्त का ये काल था जब उन्हें डिसलॉज करना था नीतीश कुमार को, बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में आना था। इस बार रोल थोड़ा रिवर्स हो गया है। प्रधानमंत्री 10 तारीख है आज पहली बार अपीयर हुए। इस बार वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपीयर हुए। 295 करोड़ की योजना घोषित करते हैं। वो मत्स्य पालन विभाग से है, पशुपालन विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, कृषि विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और उसकी घोषणा करते हैं। एक और जानकारी दूरदर्शकों के लिए, 10 से लेकर 23 तक ऐसे 6 अपीयरेंसेस प्रधानमंत्री के होने वाले हैं और 10,000 करोड़ से लेकर 11,000 करोड़ तक की घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने यह चुनाव पूर्व घोषणा है, संजीव, हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसकी सैंक्टिटी तो होती है। प्रधानमंत्री कुछ भी कहते हैं तो उसकी सैंक्टिटी होती है, लेकिन जब चुनाव के समय यह घोषणा होती है तो जनता उसको रिसीव कैसे करती है कि चुनाव के टाइम में आए, दे दिया, या सही में वो मानती है कि नहीं अभी और विकास होने वाला है, ये जनता पे डिपेंड करता है। लेकिन ये चुनाव पूर्व घोषणा है, चुनाव को ध्यान में रखकर की गई घोषणा है। 23 तारीख को आखिरी बार इस कड़ी में वो अपीयर होंगे और ये कहा जा रहा है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग तिथि का ऐलान कर देगा, घोषणा कर देगा कि बिहार में चुनाव होने हैं। तो इसको एक रन अप समझिए आप कि प्रधानमंत्री को मालूम है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनकी और नीतीश कुमार की है। वहां पे इस बार वो चैलेंजर की भूमिका में नहीं है, इस बार वो डिफेंडर की भूमिका में है। जब चैलेंजर की भूमिका में आप होते हो तो उस समय उनका भाषण याद करिए। आरजेडी को उन्होंने क्या कहा था, जेडीयू को क्या कहा था, डीएनए के बारे में क्या कहा था। इस बार रोल रिवर्स है और वो नीतीश कुमार के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में डिफेंडर की भूमिका में है। डिफेंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत चैलेंजिंग भी होती है। जी हाँ, देखिए 1.25 लाख करोड़ की बात पिछले दफा हुई थी और उसके बाद स्पेशल पैकेजेस की भी बात हुई थी। अब देखिए कि उस वक्त 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को कैसे दे पाते प्रधानमंत्री, सरकार तो बनी नहीं यहां पर। लेकिन प्रश्न उठे कि भाई 2017 में नीतीश कुमार तो आ गए साथ में, उसके बाद तो वो 1.25 लाख करोड़ आना चाहिए था, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था। तो क्या ये मुद्दा होने जा रहा है? क्या इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी? चुनाव प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है, तारीखों की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन
ये जो घोषणा है पहले ही उन्होंने कर दिया, प्रचार के पहले ही कर दिया। सुकेश बता रहे हैं कि हो सकता है कि सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। पिछले दफा 9 सितंबर को हुई थी, आज 10 सितंबर में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लेट हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि केवल 3 चरण के चुनाव होंगे तो जाहिर है कि कम समय में हो जाएंगे। पर क्या सुकेश याद नहीं किया जाएगा कि भाई आपने वादे तो पहले किए। देखिए, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनकी बात का वजन बहुत इसलिए ज्यादा बिहार में है क्योंकि लोकसभा की सीटें बताती हैं कि प्रधानमंत्री के कॉल को बड़ी गंभीरता से लेते हैं बिहार के लोग, और 2 बार साबित कर चुका उन्होंने। अब जबकि फिर से कहा गया है कि बिहार के विकास के लिए हम ये सब कुछ दे रहे हैं, तो ये सवाल नीतीश कुमार से हो जाएगा कि भाई आपको तो हमेशा मिलता रहता है, तो फिर आपने क्या किया जो इतनी कमियां, इतनी मुश्किलें, इतनी दुश्वारियां बिहार में? देखिए, प्रधानमंत्री, पहले मैं जो आपने कहा उसको थोड़ा मैं उसमें सुधार कर दूं कि प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी जब ये घोषणा की थी तो चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था। उस वक्त भी जो घोषणा की थी वो सरकारी कार्यक्रम था, और प्रधानमंत्री का किसी सरकारी कार्यक्रम में जब कोई घोषणा होती है, ऐलान होता है, तो उसकी सैंक्टिटी होती है, वो बाउंड होगी सरकार कि आपको वो मदद करनी पड़ेगी। विपक्ष सवाल उठाता है कि 1.25 लाख करोड़ मिलने वाले थे, क्या हुआ भाई उसका, कहां चले गए? उस समय जो सत्ता पक्ष था वो भी कहता पैसे तो मिले नहीं, घोषणा करके चले गए। अब अगर बात करेंगे आप तो ये कहते हैं कि हमें 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा मिले। अगर अलग अलग योजनाओं में आप देख लें, उस वक्त भी जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिसमें पैसे आ रहे थे, आ चुके थे, तो सब जोड़ के उसको 1.25 लाख करोड़ एक बड़ा अमाउंट दिखाया गया था। वो एक पॉलिटिकल जगलरी भी होती है जिसमें आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं है, और आप एक संदेश देने में भी कामयाब हो जाते हो सरकारी माध्यम के, सरकारी कार्यक्रम के जरिए भी। प्रधानमंत्री ने इस बार भी यही किया है। 295 करोड़ की घोषणा आज कर दी है, 11,000 करोड़ के आसपास की घोषणा वो करेंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जब डबल इंजन की सरकार है तो जनता ये पूछ सकती है कि अब तो वहां से भी पैसे आ रहे हैं, पिछली बार भी 1.25 लाख करोड़ मिले थे आपको। मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि 1.25 लाख करोड़ मुझे नहीं मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं। तो क्या हुआ उसका? अब ये इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार वो चैलेंजर की भूमिका में नहीं है, इस बार मुख्यमंत्री भी चैलेंजर की भूमिका में नहीं है। वो दिखते हैं चैलेंजर कि तेजस्वी के सामने मैं हूं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंजर की भूमिका में तेजस्वी हो सकते हैं, चैलेंजर की भूमिका में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, वो डिफेंडर की भूमिका में है। तो सवाल तो उनसे 10 पूछे जाएंगे और अलग अलग विषय पे पूछे जाएंगे। जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पे पूछी जाएंगी, जो रोजगार को इशू बना रहे हैं तेजस्वी उस पे पूछा जाएगा। वो कह रहे हैं सिंचाई के लिए हम आगे ये करने वाले हैं, तो 15 साल में क्या किया भाई? 15 साल में अगर हर गांव तक आप पानी नहीं पहुंचा पाए तो वो किसकी गलती है? ये अब आपसे पूछा जाएगा। तो सवाल उनसे बहुतेरे होंगे, लेकिन शायद इन सवालों का जवाब ही ढूंढने के लिए ये तमाम योजनाएं गढ़ी गई हैं कि कुछ जो किया है उसको आगे करने की योजना है, और इसलिए प्रधानमंत्री ये पैसा देकर गए हैं, प्रधानमंत्री ये योजना देकर गए हैं, और इसी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हमको आगे लेकर चलना है, और इसलिए हमको अगर आप चुनेंगे तो हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। तो ये इनकी तरफ से एक सीधा सा सपाट सा जवाब हो सकता है, लेकिन सवाल आप सही कह रहे हैं कि सवाल जनता भी पूछेगी, सवाल विपक्षी पार्टियां भी पूछेंगी। उसका मुफीद जवाब नीतीश कुमार की तरफ से मिलता है क्या, यह जनता को तय करना है। जी बिल्कुल। और देखिए, आज का कार्यक्रम राजनीतिक मिजाज कैसे पकड़े हुए था। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। पटना में रविशंकर प्रसाद थे, और जहां कार्यक्रम स्थल था वहां पर बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद थे, समस्तीपुर, और दूसरी जगहों पर भी कई कार्यक्रम जो हैं वो प्लान्ड हैं। किशनगंज है और 6 कार्यक्रम हैं संदीप, ऐसे जगहों पर। हाँ, 6 ऐसे 6। इस तरह से अगर हम देखें तो पाते हैं कि ये जो कार्यक्रम अपने आप में गढ़े गए हैं, आने वाले दिनों में हम देखेंगे तो चाहे वो समस्तीपुर वाले कार्यक्रम में संजय जायसवाल हों बाद में, या फिर कल को हम देखें कि रविशंकर जी हों, परसों हम देखें कि कहीं और प्रेम कुमार हों, शायद वो प्रेम कुमार तो आज ही थे मौजूद, और इस तरह से हम देखें तो बिहार भर में फैला करके इस कार्यक्रम को किया जाना अपने आप में ये अगले 10 दिन साबित करता है कि पूरी तैयारी है कि ये घोषणाएं जो ये राजनीतिक संदेश देता है, चुनावी मिजाज से की जाएं। पर प्रश्न देखिए, वो तो कायम है। एक तरफ सुशासन का प्लैंक है
जिसको लेकर के नीतीश कुमार अब तक शासन करते आए, और जैसा सुकेश कह रहे हैं एक जनरल मान्यता है कि वो प्लान इस बार डाइल्यूट हो गया है। इस बार चाहे बात कोरोना की हो, प्रवासी मजदूरों की स्थिति की हो, तमाम दिक्कतें हैं, रोजगार के हैं, तो वो तो प्लान, तब आता है बात प्रधानमंत्री के करिश्मा की। तो क्या सुकेश प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है, जिसको आप कह रहे हैं कि डिफेंडर के तौर पर बड़ी मुश्किल स्थिति होने जा रही है, वो सबको खत्म कर देगा? क्योंकि सुशासन बाबू वाला प्लैंक जो है नीतीश जी का, जो कि बहुत धारदार था और मायने रखता था, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं कमजोर मुझे नजर आता है। देखिए, चीफ मिनिस्टर की यूएसपी ही सुशासन रही है। वो गवर्नेंस के नाम पे ही सत्ता में रहे हैं। उन्होंने अपनी पोजिशनिंग, अपना चेहरा उन्होंने एक ऐसा सामने रखा है, पेश किया है कि वो गवर्न करने वाले सीएम हैं। अब वो 15 साल इस भूमिका में दिख चुके हैं। 15 साल में बहुत लूप होल हैं जिस पे उन पे सवाल उठ रहे हैं, उठेंगे। और ऐसी स्थिति में जब कोरोना का काल है, बाढ़ को तो वो झेलते रहे हैं, तो बाढ़ भी साथ साथ है। और सबसे बड़ा इशू जो माइग्रेशन हुआ था, जो वापस लौट के आए, उनको फिर से वापस जाना पड़ रहा है। इन घोषणाओं, इन वादों और इन दावों के बीच कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और शायद इसी को डाइल्यूट करने के लिए, इसी नैरेटिव को बदलने के लिए ये घोषणाएं भी हैं, इसको जमीन तक परकुलेट कराने की योजना भी है। अब कल जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं, उनका 2 दिन का कार्यक्रम, वो कार्यक्रम राजनीतिक है, लेकिन वो जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो यद्यपि वो बाकी लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन उनकी भी जो मंशा होगी, जो ध्येय होगा, वो यही होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, ये एक डिफरेंट काल है जिसमें चुनाव है। वो सीधे जनता से संवाद नहीं कर सकते, वो बड़ा मुश्किल हो गया है। चूंकि कोरोना का काल है, उनको दूसरे मीडियम का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो अपने अध्यक्ष को बताएंगे, अध्यक्ष अपने महामंत्री को बताएगा, महामंत्री अपने काडर को बताएगा, और वो मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और तमाम लोगों तक परकुलेट करके नीचे ले जाने में, मतलब एक बड़ी भूमिका कार्यकर्ताओं की भी होगी और उसमें समय भी लगेगा। तो कल वो जा रहे हैं, तमाम लोगों को ये बात बताएंगे जो प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए किया है। तो एक तो प्रधानमंत्री को याद करिए, किसी भी विधानसभा चुनाव में, ये जब से वो नीतीश कुमार के साथ हैं, पुरानी बात और नई बात, 2 साल छोड़ दीजिए जब वो चैलेंजर की भूमिका में गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को डिफेंड करने, अपनी सरकार को डिफेंड करने, अपनी सरकार को दोबारा चुन के देने के लिए लोगों को कहने, वो पहली बार जा रहे हैं। वो 2014 में खुद के लिए वोट मांगने गए थे, 2019 में वो खुद के लिए वोट मांगने गए थे, और जनता इस बात को याद करेगी। लेकिन उसके पहले याद कर लीजिए, 2005 के चुनाव में वो प्रचारक नहीं थे, 2010 के चुनाव में वो प्रचारक नहीं थे। एक तरीके से उनकी एंट्री नहीं थी। ये कहा जाता था कि मोदी तो ऑलरेडी यहां है, दूसरे मोदी की जरूरत नहीं है। 2015 की भूमिका अलग थी, जब वो चैलेंजर की भूमिका में थे, वो बीजेपी को जिताने गए थे, वहां पे शिकस्त मिली उनको। ये पहली बार वो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए, और शायद अपने उस करिश्मे का इस्तेमाल वो करना चाहेंगे जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दोनों बारी किया है, कि 2014 और 19 में लोगों ने उनकी सुनी, उनको वोट दिया। तो ये एक बड़ी भूमिका, और पहली बार ऐसी भूमिका होगी कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने में वो एक मददगार की भूमिका में होंगे। और बीजेपी इसको भुनाना चाहेगी, बीजेपी अपना से चाहेगी कि नीतीश कुमार, आप चेहरे थे, लेकिन हमारे पास जो चेहरा था वो देश का सर्वमान्य चेहरा था, और वो जब आया तब जाकर इस बार आपकी सत्ता बची है, गद्दी बची है। तो इस बार बीजेपी को हिसाब बराबर करने के लिए मतलब एक मौका है, और उस मौके को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी। कल जब नड्डा वहां जाएंगे, कल देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंच रहे हैं, तो वो जब अपने लोगों से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नीचे तक बात, ये संदेश दिया जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए क्या क्या किया है। अब अजीब स्थिति है, देखिए सहयोगी भी हैं और बताना भी है, जैसा सुकेश कह रहे हैं, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में तय होगा कि भाई सीटें कितनी किसके पास जाती हैं, और ये आखिर में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंसिडरेशंस ये हैं तो फिर सीटें कौन कितनी लड़ेगा। अगर एलजेपी होती है तो उसके लिए कितनी छोड़ी जाएंगी, अगर नहीं होती है
तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे क्या, या फिर थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्या जेडीयू वाले? अगर ज्यादा रखेंगे तो किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा? अगर चेहरा कौन होता है अभी तो तय है, लेकिन चुनाव के बाद चेहरा कौन होता है वो तो तय होगा। अब मैं कैलकुलेट कर रहा था सुकेश, तो अभी कल नड्डा जी जाएंगे, जाहिर है अभी सीटों पर बात करने का दौर वो शायद नहीं आया है, लेकिन नहीं, मैं ठीक कर दूं सीटों की वो कल जा रहे हैं। मेरी जानकारी में परसों शायद उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात है। अच्छा, तो ये जानकारी मैं दे दूं, जो अभी तक जानकारी है परसों नीतीश कुमार से नड्डा की मुलाकात हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अब नीतीश कुमार से जब नड्डा की मुलाकात होगी, बीजेपी के अध्यक्ष जब जेडीयू के अध्यक्ष से मिलेंगे, तो सीटों पे चर्चा जाहिर तौर पे होगी। जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो आप आगे पूछने वाले हैं, मैं उसको सेंस कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका कौतूहल होगा ये जानने के लिए। फिर अगर चर्चा होगी तो सीटों पर चर्चा होगी, तो बताइए कि सीटों पर क्या चर्चा होनी है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है, चलते चलते आपको ये भी बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि मोटे तौर पर यह अरेंजमेंट करने की कोशिश है कि हम आधी आधी सीटें लड़ेंगे। लेकिन आधी सीटों में पेच क्या है? आधी सीटों में पेच यह है कि जो आधी सीटें हम लड़ेंगे, हम अपनी सीटों में से मांझी को एकोमोडेट करेंगे, आप अपनी सीटों में पासवान को एकोमोडेट करेंगे। यह अभी तक यह फॉर्मूला बनाने की कोशिश है कि आधी 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 हो सकता है। बहुत राजनीति में इतना कर दिया आपने बिहार की। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा। अब मैं ये कह सकता हूं कि उस क्राइसिस को आप बहुत अग्रवेट करना चाहते हैं और मैं बहुत सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, लेकिन ना आप अग्रवेट करना चाहते हैं, सच्चाई कहीं बीच में होगी। ना आप अग्रवेट करना चाहते हैं, ना मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। पासवान बनाम मांझी का जो स्तर है वो बराबर सा दिखने लग गया है, तो इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि क्या मैंने उसकी तरफ का दलित नेता ये इन सीटों का बंटवारा ना मुझे करना है ना आपको करना है। मैंने कहा कि ये प्रपोजल जेडीयू की तरफ से है, शायद इस पे चर्चा होनी है और मोटे तौर पे इस पे कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश है कि आधी आधी सीटें हम पहले भी लड़े थे। अच्छा। लोकसभा के चुनाव में आधी आधी सीटें हम इस बार भी लड़ते हैं। रामविलास पासवान आपके एलाई हैं, उन्होंने तो हमारे नाम पे सहमति भी नहीं जताई है, तो रामविलास पासवान का टेक केयर आप करेंगे, मांझी को एकोमोडेट मैं करूंगा। अब ऐसे में ये चालाकी भरी एक योजना हो सकती है, क्योंकि मांझी और पासवान दोनों एक जितनी सीटों पे लड़े ऐसा नहीं है। अगर वो पासवान को अकोमोडेट करेंगे तो लेसर पार्टनर होगी बीजेपी। मांझी को अगर नीतीश कुमार अकोमोडेट करते हैं तो वो एक बड़े पार्टनर होंगे इन दोनों बड़े दलों में। योजना ये है, कॉन्सेंसस इस बात पे बनाने की कोशिश है, वो एक ही मुलाकात में हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि पहली मुलाकात होगी, मुलाकात पहली हो सकती है, लेकिन टेलीफोनिकली सब लोग कनेक्टेड हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन परसों मुलाकात की बात की जा रही है। उसमें इस तरीके का प्रपोजल है कि आधी आधी सीटों पे लड़ा जाए। ये जनता को बता रहा हूं, ये फाइनल नहीं है, ये प्रपोजल है कि आधी आधी सीटों पे लड़े। नीतीश कुमार की तरफ से फिर से कह रहा हूं कि वो एकोमोडेट कर ले मांझी को, बीजेपी एकोमोडेट कर ले पासवान को। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा बीजेपी को? क्या ये एक्सेप्टेबल जेडीयू की तरफ से प्रपोजल है या बीजेपी? ये इनिशियली जो बातचीत हुई है दोनों तरफ से, तो इसमें ये शायद अग्रीड हुआ है इनिशियल लेवल पे कि क्या हम आधी आधी सीटों पे लड़ सकते हैं क्या। तो इन चीजों पे चर्चा नहीं, पर इसमें तो इस फैक्टर में तो चिराग पासवान की जो बगावत है वो तो कहीं फिगर नहीं कर रही है। असली जब तो कहानी वहां से शुरू होती है, जब सीटों पर बात करने आप बैठेंगे तो जाहिर है वो जो तीसरा धड़ा है जो एनडीए को ही चैलेंज कर रहा है, बिहार एनडीए को, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मित्रता दिखा रहा है दिल्ली में, बात तो उसकी होगी ना। पहले जब जेडीयू और बीजेपी की बात होगी तो उसमें प्राइमरीली बात पहले बीजेपी और जेडीयू की होगी। तो क्या बीजेपी भी इस बात को मानती है कि एलजेपी का जेडीयू से कोई? जब नीतीश कुमार से बीजेपी की बातचीत होगी, मैं ये कह रहा हूं ये दो दलों की बात है कि हमारी और आपकी दो अलग अलग दल हैं, पहले हम दो दल मिल रहे हैं तो हम बात करेंगे। जब टॉकिंग टर्म्स पे जेडीयू और एलजेपी नहीं है तो उनसे बात करने का काम बीजेपी का होगा। तो हो सकता है ये पहली मुलाकात है, फिजिकली वो पहली मुलाकात है। दूसरी मुलाकात पासवान से हो सकती है। पासवान उस फॉर्मूले पे तैयार होंगे कि नहीं वो पासवान बताएंगे, लेकिन इनिशियली ऐसा लगता है कि परसों की मुलाकात में इन चीजों पर चर्चा होगी। फिर से बता दूं, ये फाइनल नहीं है, राजनीति में आखिरी दम तक कुछ फाइनल नहीं होता है, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है, ऐसा इन फिगर्स पे कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश है। होगा कि नहीं कह सकते। आज बस इतना ही। नमस्कार, हमें अपना सहयोग देते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।